हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? आई होप सभी बहुत शानदार होंगे, जानदार होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो दोस्तों पिछले 2 दिन मैं क्लास नहीं ले पाया था तबीयत ख़राब होने की वजह से, बट अब आप लोगों की जो क्लास है वो कंटिन्यू रहेगी। सुबह जो 9:30 बजे होती है वो, और शाम को जो 4 बजे स्पेशल होती है वो, दोनों ही क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो आई थिंक अब साउंड वगैरह प्रॉपर आ रहा है, तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। ठीक है, अब साउंड सही आ रहा होगा दोस्तों, देख के बता दीजिए। चलिए, तो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। साउंड अब बिल्कुल प्रॉपर आ रहा होगा, एक बार चेक करके बता दीजिए। चलिए आ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये अपना फिजिक्स का लास्ट टॉपिक बचा है, अपना न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन हम लोग बात करेंगे। मतलब नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आज अपना लास्ट चैप्टर होगा फिजिक्स का, और अपनी फिजिक्स भौतिक विज्ञान पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए, ये जो अपनी आखिरी टॉपिक है, जैसे सभी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं वैसे भी इसको भी करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। चलिए, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, क्लास होती है रोज़ सुबह 9:30 बजे 9:30 AM पे, और टारगेट अपना एक ही है, NTPC हो, ग्रुप डी हो, लेट्स क्रैक इट। और इसके लिए आपको रोज़ शाम को 4 बजे एक साइंस का टेस्ट भी देना होगा। मैं आप लोगों को रोज़ एक साइंस का टेस्ट लेता हूं जिसमें मैं खुद सॉल्यूशन करवाता हूं। 2 दिन से ये भी नहीं हो पाया था तबीयत खराब होने की वजह से, लेकिन अब से ये भी कंटिन्यू रहेगा। मैंने कमेंट में लिंक डाल दी है, तो वहां से आप लोग जुड़ सकते हो। शाम को 4 बजे होता है, जरूर इसको अटेम्प्ट करें। प्रोसीजर बताता हूं क्या करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, वहां पर एग्जाम कैटेगरी आप लोगों से पूछे तो डाल दे रेलवे, सर्च करें नीरज जांगिड मेरा नाम, मुझे फॉलो कर ले। यहाँ पर स्पेशल क्लासेस में मिल जाएगा शाम को 4 बजे 4 PM पे, ओके। और आप लोग अगर कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, SSC JEE की जो तैयारी कर रहे हैं, तो कंप्लीट कोर्स अनअकैडमी प्लस पे ले सकते हैं SSC का। वहाँ पर रेफरल कोड यूज़ कर लीजिए नीरज 11, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए। और नीरज 11 जिसका भी सब क्वेश्चन चाहिए हो आपको, SSC का, बैंक का, UPSC का, रेलवे का, जिसका चाहिए नीरज 11 रेफरल कोड लगा सकते हो। ठीक है, आ जाइए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूजन एंड फिजन के, यानी संलयन और विखंडन की होता क्या है। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, विखंडन का मतलब है टूटना, और नाभिकीय का मतलब क्या है, किसी एक नाभिक का टूटना, या फिर आप लोग बोल सकते हो परमाणु का टूटना। आइए देखते हैं। हाँ भाई, अब तबीयत सही है, प्लीज़ अब इधर ध्यान दीजिए सभी। हाँ, तबीयत अब बेटर है, प्लीज़ इधर ध्यान दीजिए सभी, आ जाइए। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजन की। देखिए, जब कोई 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस, आप लोग सभी जानते हैं न्यूक्लियस क्या होते हैं, नाभिक क्या होता है दोस्तों। जो परमाणु होता है उसका जो मिड पोस्ट वाला पार्ट होता है ना, बीच में जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं ना। तो जब कोई 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके एक बड़ा अच्छा, नाभिक के विखंडन बात कर रहे हैं ना। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं नाभिक के विखंडन की। तो जब कोई एक बड़ा न्यूक्लियस दोस्तों छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। और इसके दौरान क्या होती है दोस्तों, एनर्जी रिलीज होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा तो ये आता है कि ये जो न्यूक्लियर फिजन हुआ, नाभिकीय विखंडन होता है, क्या होता है कि एक जब बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो विखंडन है अपने आप हो जाता है क्या? नहीं सर, जरूर ये आपका अनस्टेबल होगा। हुआ क्यों ये? क्योंकि जरूर ये आप लोगों का अनस्टेबल होगा, अस्थायी होगा, जिसकी वजह से ये आप लोगों को क्या हो गया, इससे ब्रेक हो गया, टूट गया। तो सबसे पहले मुझे कोई भी न्यूक्लियस हो, अगर आप लोगों को इसका न्यूक्लियर फिजन कराना है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये आपका अनस्टेबल होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए। दूसरी बात क्या कर रहे हैं दोस्तों, इससे एनर्जी आप लोगों को क्यों मिल रही है, ये आप लोगों का चर्चा का विषय कि ऐसा क्या हुआ कि इससे आपको एनर्जी मिल रही है। आइए देखते हैं। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं एक रिएक्शन ही तो है, कहीं ना कहीं एक अभिक्रिया ही तो है।
तो इस चीज को क्या बोलेंगे, ये अभिक्रिया का कौन सा हिस्सा है दोस्तों, ये अभिक्रिया का रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट बोले तो ये अभिकारक है, समझ में आ गया, ठीक है। और सर ये क्या है, ये जो चीज मिल रही है ये आप लोगों के प्रोडक्ट है, ये आप लोगों के प्रोडक्ट है, यानी ये उत्पाद है। तो होता क्या है, जब भी आप लोगों की कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ ना कुछ मास का क्या हो जाता है दोस्तों, लॉस हो जाता है, ठीक है। कुछ ना कुछ मास का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये जो आपका रिएक्टेंट है अभिकारक, मान लीजिए अगर 99 ग्राम का है तो आप लोग का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका हो जाएगा 98.999। तो कुछ ना कुछ आप लोगों का लॉस हुआ या नहीं हुआ, बताइए। तो जब भी कोई मास आप लोगों का लॉस होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आपको किसने बताई, ये बात हमको बताई आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने बताया कि एनर्जी यानी ऊर्जा एवं द्रव्यमान दोनों क्या रहते हैं, कंजर्व्ड रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। इसका मतलब अगर मास का लॉस हो रहा है तो वो आपका एनर्जी क्या कर रहा है, उसकी वजह से एनर्जी आप लोगों की बढ़ रही है, समझ में आ रहा है। और इन्होंने एक इक्वेशन भी दी आइंस्टीन ने, क्या कि E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, यानी जितना मास यानी जितना द्रव्यमान आपका लॉस हुआ इसको आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जितनी एनर्जी रिलीज करेगा वो आप लोगों को पता पड़ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये सी क्या है दोस्तों, सी है स्पीड ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वेग। आप लोग सभी जानते हैं प्रकाश का वेग कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मैं अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि आपके पास में 1 किलोग्राम कोई चीज है, आप इस 1 किलोग्राम से कितनी एनर्जी निकाल सकते हो, ये बता सकता है क्या? आप इस 1 किलोग्राम चीज से, हमारे पास में कोई 1 किलोग्राम पदार्थ है तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग आप लोग इससे कितनी एनर्जी निकाल सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसा प्रोसेस करो पूरा का पूरा इसमें मास कंज्यूम हो रहा है तो इससे कितनी एनर्जी निकल सकती है, डेल्टा एम, मतलब कितना मास डिसअपेयर करो पूरा का पूरा 1 किलोग्राम। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸, इसका स्क्वायर कर दो यानी आ जाएगा 9 × 10⁻16 जूल, यानी 1 किलोग्राम चीज से आप लोग इतनी एनर्जी निकाल सकते हो। तो सिमिलरली सर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी तो यही हो रहा है कि जो आप लोगों का कोई भी न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, नाभिकीय विखंडन हो रहा है, तो इसमें जो बड़ा न्यूक्लियाई है वो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट रहा है। और दोस्तों इस दौरान कुछ मास का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, और वो मास आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो मास आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे जो एनर्जी मिल रही है उसको आप लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। समझ में आ रही है, नाभिकीय ऊर्जा। और यहाँ पर हो क्या रहा है, एक बड़ा न्यूक्लियस, एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं नाभिकीय विखंडन। आइए यहाँ पर और देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि एक बड़ा न्यूक्लियस था, पहले एक बड़ा न्यूक्लियस था, नाभिक था, इसमें कुछ चीज़ आई, क्या आई वो भी मैं बताता हूँ, जिससे वो 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट गया। और इसमें क्या होती है दोस्तों, एनर्जी रिलीज होती है, आप लोग देख रहे हो ना येलो कलर की। तो हुआ क्या यहाँ पर, आइए देखें। सबसे पहले मुझे बताइए कि कोई सा भी न्यूक्लियस हो, कोई सा भी नाभिक हो, ये अपने आप टूट जाता है क्या? क्वेश्चन मेरा ये है कि दोस्तों क्या ये अपने आप टूट जाता है क्या? नहीं सर, ये अपने आप नहीं टूटता, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है किस किस से आप लोगों को एनर्जी मिलती है। देखिए दोस्तों, ये जो आप लोग का न्यूक्लियर फिजन होता है ना, नाभिकीय विखंडन होता है ना, ये किसका होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का होता है। किसका होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का होता है। अब क्वेश्चन आता है सर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व क्या होते हैं? दोस्तों ऐसे एलिमेंट जो खुद के विखंडन पे एनर्जी प्रोड्यूस करें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट जो काफ़ी अनस्टेबल होते हैं और खुद के विखंडन पे एनर्जी प्रोड्यूस करे, मास प्रोड्यूस करे, उनको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो आप लोग मुझे खुद बताइए कि जब आप लोग का न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, नाभिकीय विखंडन हो रहा है, इस दौरान क्या होता है सर, एक बड़ा न्यूक्लियस, बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है। तो दोस्तों बड़ा न्यूक्लियस अगर आप लोगों को लेना है तो बड़े एटॉमिक नंबर वाले के साथ ही हो सकता है। तो यहाँ पर किस किस के साथ में ये घटना होती है, आप लोग के न्यूक्लियर फिजन यूरेनियम के साथ में होती है, ठीक है, यूरेनियम के साथ में होती है, प्लूटोनियम के साथ में होती है, थोरियम के साथ में होती है। क्लियर? तो इन सभी का क्या होता है, आप लोग का न्यूक्लियर फिजन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। देखिए,
तो पहले तो मैं बात करता हूँ न्यूक्लियर फिजन। आप लोग देखो दोस्तों, इसको नाभिक विखंडन भी बोल सकते हो, परमाणु विखंडन भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि बेसिकली आप लोगों का जो परमाणु होता है इसी के अंदर तो होता है न्यूक्लियर फिजन, यानी इसका विखंडन हो रहा है, कहीं ना कहीं पूरा परमाणु भी टूट रहा है। तो इसको ध्यान रखें, दोनों चीज बोल सकते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूँ नाभिक विखंडन क्या होता है, तो एक बड़े नाभिक का छोटे छोटे नाभिक में टूटना ही क्या कहलाता है आप लोगों का नाभिक विखंडन। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखो होगा क्या। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मान लीजिए यूरेनियम होता है ना, यूरेनियम जिसकी अभी मैं बात कर रहा था। आप लोगों ने यूरेनियम का एक न्यूक्लियस लिया, ये 92U35 ये क्या है, ये देखो ध्यान रखो, ये यूरेनियम का एक एटम है, एक परमाणु है। ध्यान से समझना, आपने यूरेनियम का एक परमाणु लिया, एक एटम लिया, और आपको उसके बारे में ये चीज दी हुई है। आप लोग जानते हैं इस चीज का मतलब क्या है? सर ये नीचे लिखी हुई नंबर रिप्रेजेंट करता है उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है, और ऊपर जो लिखी हुई संख्या है वो हमको बताती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों को इससे क्या जानकारी मिली? 92U35 से नीचे नंबर लिखा नंबर बताता है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, आपको पता पड़ गया 92 है। और आपके ऊपर लिखा हुआ नंबर क्या बताता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और यहाँ पर 235 लिखा हुआ है, यानी आप लोगों को पता पड़ गया यूरेनियम के एक एटम में, एक परमाणु में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 235 है। अब आ जाइए यहाँ पर, तो ये यूरेनियम का मैं एटम बना रहा हूँ, इसके बीच में क्या होता है सर? नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। मुझे बताइए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर रहते हैं? सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, नाभिक में रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं। तो मैं सिर्फ इसकी फोटो बता रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी फोटो बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो मैंने ये आप लोगों को जो फोटो बताई है ये किसकी बताई है? ये यूरेनियम का एक न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। आप लोग देख सकते हो ये पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहे हैं ना, लाल लाल डब्बे, ये तो आपके प्रोटॉन है, और ये सफ़ेद सफ़ेद डब्बे जिन पे कोई चार्ज नहीं है वो आप लोगों के न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये देखो 2-4 को ब्लॉक करवाता हूँ यहाँ से मैं। एक तो धीरज पाल जी को ब्लॉक करो, वाईफाई शेड, धीरज पाल जी को ब्लॉक करो। ये केमिस्ट्री कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका, केमिस्ट्री कल से स्टार्ट हो जाएगा, केमिस्ट्री कल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फालतू के कमेंट करने वाले, तुम्हें शर्म नहीं आती कि बिल्कुल भी? 2 महीने बच्चे एग्जाम में, क्यों अपने माता पिता के पैसे खराब कर रहे हो यार? माता पिता तो सोच रहे हैं कि सुबह भैया 9:30 बजे उठ के हमारा बेटा पढ़ रहा है, लेकिन बेटा तो गुड मॉर्निंग कर रहा है। अरे तुम्हारे गुड मॉर्निंग से किसी को कोई मतलब है क्या? चले एक बार बोल दिया स्टार्टिंग में आके, सबने विश कर लिया, पूरे क्लास में गुड मॉर्निंग, आपस में एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कर रहे हो, तो उसके सुबह तुम सही नहीं कर रहे, खराब कर रहे हो उसके सुबह। आपको क्या लग रहा है अनुज पाल जी, आप सबको गुड मॉर्निंग बोल के उनकी सुबह अच्छी कर रहे हो, उनकी खराब कर रहे हो आप सुबह, क्योंकि वो इधर पढ़ने आए, आप उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो उधर ध्यान लगा लो, वरना भी गुड मॉर्निंग गुड नाइट यहीं पर हो जाएगा भी, जब ब्लॉक हो जाओगे फिर कहाँ पर जाओगे आप? आ जाओ इधर देख लो, है ना। तो मैंने आपको बोला कि आपको पता है सर यूरेनियम के न्यूक्लियस में, नाभिक में क्या थे सर? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन थे। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 235 है। ठीक है, ये ऊपर वाला नंबर क्या बताता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बताता है। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर इसके पास में आप लोग एक न्यूट्रॉन भेजोगे, इस न्यूक्लियस में, नाभिक में अगर आप लोग एक न्यूट्रॉन भेजोगे, मुझे खुद बताइए अब इसके न्यूक्लियस में, अब इसके नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? सर पहले 235 थी, आपने एक न्यूट्रॉन डाल दिया, सर 236 हो गई। देख लो मैंने लिख दिया यहाँ पर 236। अरे क्लियर है क्या? तो ये आप लोगों का क्या हो गया? अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 236 हो गई। दोस्तों ये क्या हो जाता है? आपका अनस्टेबल हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। आप लोग देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार की शेप हो रही है, तो ये इतना अनस्टेबल होता है, तो ये क्या होता है? टूट जाता है ये। तो ये छोटे छोटे न्यूक्लियस में, छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। तो एक नाभिक तो हम लोग को मिलता है बेरियम का, एक मिलता है क्रिप्टॉन का, और साथ में आप लोगों को क्या मिलती है? एनर्जी मिल रही है। आप लोग बोलेंगे सर एनर्जी क्यों मिल रही है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, नाभिक के विखंडन हो रहा है। आप लोग मुझे खुद बताइए, मैंने अभी आपको बताया था ये अभी आपके लिए एक रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और उत्पाद कौन सा है सर? उत्पाद ये है। तो जब भी अभिक्रिया होती है तो उत्पाद का जो द्रव्यमान आता है वो रिएक्टेंट यानी अभिकारक से थोड़ा सा कम आता है।
तो जो वो मास लॉस हुआ किस में कन्वर्ट हो गया, आइंस्टाइन ने बताया जो मास की कमी होती है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको यहाँ पर एनर्जी मिल गई। लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर 3 नए न्यूट्रॉन और निकल गए। तो सर क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बताऊं क्या है, 3 न्यूट्रॉन और निकल गए। प्रॉब्लम बताऊं क्या है, आइए प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। जैसे आओ एक प्रॉब्लम देखते हैं, मैं आपको प्रॉब्लम बताता। देखो मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पर मैंने एक यूरेनियम की क्या ली, रॉड ली। मैंने यूरेनियम की क्या ली दोस्तों, रॉड ली, एक छड़ ली। तो मुझे इसमें खुद बताइए यूरेनियम के न्यूक्लियस कितने सारे होंगे, जरा कोई बता सकता है क्या? सर लाखों करोड़ों होंगे। अरे बताओ क्या करोड़ों न्यूक्लियस होंगे क्या? अगर मैंने एक छड़ लूं तो यूरेनियम के क्या लाखों करोड़ों न्यूक्लियस होंगे क्या? बिल्कुल सर होंगे। चलो कोई बात नहीं है। अब मैंने क्या करा, मेरे पास में एक न्यूट्रॉन था, मैं एक न्यूट्रॉन इसके पास में लेकर गया। मेरे पास में ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ एक न्यूट्रॉन था, मैं इसके पास में लेकर गया। क्या दोस्तों ये अनस्टेबल हो जाएगा क्या? ये वाला न्यूक्लियस नाभिक, बोलूँ हाँ या ना? बिल्कुल हो जाएगा। सर ये फूट जाएगा तो एनर्जी मिलेगी क्या? ठीक है यार, इस पहले वाले से क्या मिल गई, आप लोगों को एनर्जी मिल गई। और क्या आप लोगों को 3 नए न्यूट्रॉन भी मिल गए क्या? बोलो हाँ या ना? अभी अभी मैंने बताया जी सर मिल गए। तो लो मेरे पास में 3 नए न्यूट्रॉन आ गए। ठीक है, मैं लेकर सिर्फ एक वाला लेकर आया था, ये वाला लेकर आया था, लेकिन मेरे को 3 और मिल गए। ठीक है दोस्तों, ये वाला न्यूट्रॉन इस दूसरे वाले पे जाएगा, इससे आप लोगों को क्या मिलेगी सर? एनर्जी मिलेगी क्या? क्यों नहीं मिलेगी सर? ये भी अनस्टेबल हो जाएगा, ये आपका फूटेगा, इससे भी एनर्जी मिलेगी। और क्या 3 न्यूट्रॉन इससे भी मिलेंगे क्या? जी सर 3 न्यूट्रॉन इससे भी मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो लो दोस्तों 3 न्यूट्रॉन और आ गए अपने पास में। फिर ये 1 न्यूट्रॉन इस पे जाएगा, फिर हम लोगों को एनर्जी मिलेगी, फिर 3 न्यूट्रॉन। तो हमारे पास में एक्चुअल में हो क्या रहा है कि सर यहाँ तो सर हमको बहुत सारा एनर्जी मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्सेस में एनर्जी मिल जाएगी। बताओ, और क्या हमारे लिए कंट्रोल करना पॉसिबल है क्या ये प्रोसेस? अरे ये प्रोसेस कंट्रोल करना पॉसिबल है क्या? बताओ जल्दी से। एनर्जी मिल रही ठीक है, लेकिन सर ये प्रोसेस से कंट्रोल नहीं हो रहा, और न्यूट्रॉन निकलता जा रहा है, फिर इस पर अटैक करेगा, फिर न्यूट्रॉन, फिर न्यूट्रॉन, फिर न्यूट्रॉन। सर ये तो बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो दोस्तों इसी चीज़ को जो मैं समझा रहा हूँ, देखो इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखो आपके पास में क्या था, यूरेनियम का एक क्या था, न्यूक्लियस था। इस पे जब इसका न्यूक्लियर फिजन हुआ, नाभिक के विखंडन हुआ, तो देखिए छोटे छोटे न्यूक्लियस बना। ठीक है सर, वो छोटे न्यूक्लियस बना, नाभिक बना, वो बात क्लियर है। लेकिन दोस्तों 3 नए न्यूट्रॉन निकल गए। फिर ये 1 न्यूट्रॉन किसी दूसरे यूरेनियम के न्यूक्लियस पे जाएगा, फिर इसको तोड़ेगा, फिर इससे 3 न्यूट्रॉन, फिर इससे भी 3। तो सर क्या ये आप लोगों की एक अनकंट्रोल चेन रिएक्शन बन जाएगी कि ये चेन से बनती जाएगी क्या? और दोस्तों इसको कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा है तो सर बढ़ते जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, इसको बोलते हैं अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एनर्जी हमारे लिए अच्छी चीज है या बुरी चीज है? भाई अगर आप लोगों को एनर्जी मिल रही है तो ये अच्छी चीज है, बेकार चीज है? सर एनर्जी मिल रही है हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, हम लोग इसका कहीं पर यूज कर सकते हैं। लेकिन सर ये जो आपकी अनकंट्रोल एनर्जी है, मतलब ये अनकंट्रोल जो चेन रिएक्शन है, इसमें एनर्जी कितनी मिलेगी? सर एक्सेस में एनर्जी मिलेगी, बहुत एनर्जी मिलेगी। तो बढ़िया है ना सर यूज़ करने के लिए, यूज़ करने के लिए तो बढ़िया। लेकिन दोस्तों ये अनकंट्रोल है। इसका यूज़ बताऊँ कहाँ पर होता है? एटम बॉम्ब में। इसका यूज़ होता है दोस्तों एटम बॉम्ब में। समझ में आ गया क्या भाई? जहाँ पर एटम बॉम्ब का विस्फोट होता है ना, वहाँ पर कितनी भयानक एनर्जी रिलीज होती है, समझ रहे हो आप लोग? उसका कारण क्या है, कहाँ पर यूज़ होती है ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शन? कहाँ पर यूज़ होती है दोस्तों? एटम बॉम्ब में। लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि अगर ये कंट्रोल हो जाती, यानी ये अगर नियंत्रित हो जाती ये रिएक्शन, तो हमारे लिए क्या काम आसान हो जाता क्या? हम भी इसका यूज़ कर लेते हैं अगर ये नियंत्रित होती तो। लेकिन ये तो नियंत्रित है ही नहीं है, ये तो पागलों जैसे बिहेव कर रही है, ऐसे होता जा रहा है ये तो आइए, आप लोगों को पता है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना इंडिया में, अरे दोस्तों जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं ना, उनमें एनर्जी कहाँ से आती है? यहीं से आती है, न्यूक्लियर फिजन से, नाभिक के विखंडन से। लेकिन सर वहाँ पर भी तो अनकंट्रोल होती होगी? नहीं, वहाँ पर हम लोग अनकंट्रोल को कंट्रोल बना लेते हैं। कैसे? आइए देखते हैं, आ जाओ। तो बेसिकली अब हम लोग बात करेंगे कंट्रोल की।
कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बोले तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, नियंत्रित, नियंत्रित अभिक्रिया। और ये आप लोगों का कहाँ पर यूज आती है, आप लोगों से पूछे तो दोस्तों ये आपके पावर प्लांट में यूज आता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। आपके घर में वगैरह जो बिजली आती है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, वो बेसिकली इसी पे आपका वर्क करता है। कैसे करता है आइए देखते हैं। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। अब देखो मेरी बात समझो ध्यान से। प्रॉब्लम क्या रही थी, आपको पता है प्रॉब्लम क्या थी? मुझे एक चीज बताओ, ये यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है, ये यूरेनियम की एक छड़ है, देखते कौन बताएगा। ये यूरेनियम की एक छड़ है, रॉड है, इसमें बहुत सारे यूरेनियम के क्या है दोस्तों, न्यूक्लियस है, लाखों करोड़ों है। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताइए, प्रॉब्लम कहां पर आ रही थी, उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते ना, कि एक न्यूट्रॉन जब गया था, एक न्यूट्रॉन गया था तो आपको एनर्जी मिल रही थी। क्या ये एनर्जी प्रॉब्लम थी क्या? नहीं सर, ये तो हम चाहते थे, लेकिन इसके साथ में 3 न्यूट्रॉन और निकल रहे थे, वो प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो एक इस पे अटैक कर रहा था, एक इस पे, फिर और सारा निकालता। तो अगर आप लोगों को एक न्यूट्रॉन एक नाभिक पे जाता है, आपको एनर्जी मिल रही है, कोई प्रॉब्लम है कि इससे? नहीं, लेकिन सर इससे 3 नए न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, ये प्रॉब्लम है ना। तो क्यों ना इससे जो 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, अगर मैं 2 को छुपा लूं मैं, तो एक सही है, एक तो सही है, या वो एक भी नहीं चाहिए? अरे समझ में आ रहा है क्या कि सर आप लोगों का जब न्यूट्रॉन एक नाभिक में जाएगा तो 3 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, 2 को मैं बोल दिया, चलो 2 की टेंशन मत लो, 2 को मैं रख लूंगा अपने पास में। अब एक तो ठीक है, क्योंकि एक जाएगा, एक तो जरूरी है ही ना फिजन कराने के लिए, विखंडन कराने के लिए। ठीक है सर, एक गया, लेकिन सर वापस 3 निकल गए, ठीक है, उसमें से मैं वापस 2 रख लूंगा, फिर एक बचा, फिर एक इसका करेगा, फिर वापस 2। मतलब अब आपके पास में जो रिएक्शन हो रही है वो कंट्रोल हो रही है। जो आपके न्यूट्रॉन निकल रहे थे ना 3-3, उनमें से अगर 2 न्यूट्रॉन आप लोग क्या कर लो, एब्जॉर्ब कर लो, तो क्या अब इस रिएक्शन का यूज करा जा सकता है क्या, बेटर यूज किया जा सकता है क्या? और इसी को बोला जाता है कंट्रोल चेन रिएक्शन। और ये आप लोगों के जो यूज होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में होती है। क्लियर है क्या? अब सर ये होगा कैसे, ये काम कौन करेगा? आइए ये काम हम लोग समझाते हैं। वो पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मैं समझाता हूँ। ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। सर समझ में नहीं आ रहा क्या है ये? इससे एक क्वेश्चन पक्का आता है आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ये समझते हैं इसको। देखो समझे क्या? देखो सर सबसे पहले एक एक चीज समझो। ये जो आपको ग्रे कलर की दिखी हुई है ना सर, ये ग्रे कलर की होती है फ्यूल रॉड, यानी ईंधन छड़ भी बोल सकते हो। फ्यूल रॉड याद रखो, इंग्लिश में अच्छा नाम है फ्यूल रॉड। पहले तो मुझे बताओ सर ये फ्यूल रॉड क्या है, जल्दी से मुझे बताओ फ्यूल रॉड होता क्या है? ऑब्वियसली बात है, फ्यूल क्या होता है, जिसको जलाने से हमको एनर्जी मिलती है। और यहाँ पर एनर्जी आपको किससे मिल रही है सर? यूरेनियम का। जब आपका न्यूक्लियर फिजन होगा, नाभिकीय विखंडन होगा, तो उससे एनर्जी मिलेगी। तो हमारे लिए अभी फ्यूल क्या है? यूरेनियम ही है। तो अगर ये फ्यूल रॉड की बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ क्या दोस्तों, ये यूरेनियम की छड़ है? बताओ हाँ या ना? कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ क्या ये यूरेनियम की छड़ है, रॉड है? ठीक है सर, समझ गए। अब क्या करोगे? तो देखो एक यूरेनियम के न्यूक्लियस से आपको एनर्जी मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ तो आपने छड़ लगा रखी है, रॉड, इसमें तो बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, और इसमें से जब एनर्जी मिलेगी, सब न्यूक्लियस का जब विखंडन होगा तो बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। ठीक है सर, होगा क्या? ध्यान से आप लोग समझिए। इसके आगे रेड कलर का कुछ देख पा रहे हो क्या आप लोग? रेड कलर का, इस फ्यूल रॉड के चारों रेड कलर का देख पा रहे हो क्या? इसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेटर, यानी हिंदी में बात करते हैं इसको बोलते हैं मंदक। देखो इसकी कहानी समझ में आ गई फ्यूल रॉड की? ठीक है सर, ये मॉडरेटर मंदक का कार्य क्या होता है, ध्यान से आप लोग समझो। दोस्तों क्या आप लोग इस फ्यूल रॉड में जो, जैसे मान लीजिए यूरेनियम की आपने यूज करी है, तो इसमें क्या बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे क्या, नाभिक होंगे क्या? जब आप एक न्यूट्रॉन को भेजोगे इस पे, जब आप एक न्यूट्रॉन को इस पे भेजोगे तो उसका विखंडन होगा क्या किसी एक न्यूक्लियस का, एक नाभिक का? जी सर, विखंडन होगा। आप लोग क्या चाहते हो कि न्यूट्रॉन उससे न्यूट्रॉन उससे आराम से क्या करे,
कनेक्ट करे या फिर ऐसे जल्दबाजी में हो जाए। आप लोग चाहते हो ना प्रॉपर रिएक्ट करे न्यूट्रॉन। अरे आप लोग चाहते हो ना दोस्तों, आप लोग को न्यूक्लियर फिजन करवाना है, नाभिक के विखंडन करवाना है, तो न्यूट्रॉन को इसमें बड़े आराम से इसके पास में भेजना होगा ना, जिससे प्रॉपर रिएक्शन हो पाए। तो दोस्तों न्यूट्रॉन की गति को धीरा करने के लिए किसका यूज होता है? मॉडरेटर का होता है, मंदक का होता है। सर इससे क्या होता है, न्यूट्रॉन की गति को अगर आप लोग धीमा करोगे तो इससे आपकी रिएक्शन प्रॉपर हो पाएगी। समझ में आ गया क्या? तो मॉडरेटर का काम क्या है, मंदक का कार्य क्या है, लिख देता हूं मैं ऊपर। चलो पहले समझ लो इधर, फिर मैं एक साथ लिख दूंगा, ठीक है? लो लिख देता हूं इधर मॉडरेटर, है ना। एक एक चीज लिख लो, एक एक से बहुत क्वेश्चन आता है इससे। मॉडरेटर यानी मंदक, इसका काम क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की स्पीड को धीमा करना, न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना। आप लोगों से पूछा जाएगा कि मॉडरेटर में किस चीज़ का यूज़ करा जाता है, तो दोस्तों एज ए मॉडरेटर ग्रेफाइट का भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, ग्रेफाइट का भी यूज़ करा जाता है। एग्जाम्पल ध्यान रखना, D2O यानी भारी जल का भी यूज़ करा जाता है। चलो ठीक है सर, एक चीज़ तो समझ में आ गई। तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ समझ में आ गई? फ्यूल रॉड समझ में आ गई, मॉडरेटर समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसके बाद में सर ये कंट्रोल रॉड क्या है? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक छड़, नियंत्रक छड़। अब देखो कंट्रोल रॉड क्या है, आइए समझते हैं। देखो इधर आओ, मैंने आप लोगों को क्या बोला कि एक न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस में, नाभिक में जब एक न्यूट्रॉन जा रहा है सर, इससे 3 न्यूट्रॉन निकल रहा है ना। अगर इन 2 को मैं एब्जॉर्ब कर लूं तो फिर ये 1 न्यूट्रॉन क्या है, बच जाएगा। फिर 1 न्यूट्रॉन इस पे जाएगा, इससे आपको एनर्जी मिलेगी। तो एक्स्ट्रा जो 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं उसमें से 2 को पकड़ लो। मतलब अगर आप लोग एक एक न्यूट्रॉन इन सबके पास में जाएगा ना, तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और दोस्तों यही काम कौन करता है? यही काम करता है आप लोगों का कंट्रोल रॉड, नियंत्रक छड़। तो आप लोगों से अगर पूछे कंट्रोल रॉड यानी नियंत्रक छड़ क्या होती है, तो ये आप लोगों के जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होता है ना, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करती है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना किसका कार्य है? किसका कार्य है सर? कंट्रोल रॉड का कार्य है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कंट्रोल रॉड किसकी बनी होती है, तो ध्यान रखो दोस्तों, इसके ये बोरोन की और कैडमियम की बनी होती है, बोरोन या कैडमियम की। समझ में आ गया? तो ये आप लोगों का क्या पार्ट था, मैंने अभी अभी बताया कि जो आप लोगों की न्यूक्लियर एनर्जी होती है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? जब नाभिकीय विखंडन होता है तो इससे आपको एनर्जी मिलती है, इसको आप लोग न्यूक्लियर एनर्जी बोल रहे हो। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी किस किस प्रकार से आ सकती है? तो अगर अनकंट्रोल चेन रिएक्शन है तो दोस्तों ये जो चीज़ होती है वो यूज होती है एटम बम में। और अगर कंट्रोल चेन रिएक्शन है तो इसका जो यूज होता है पावर प्लांट में होता है। कैसे होता है अभी मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें डिस्कस करी है। समझ में आ गए दोस्तों? कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लियर? ठीक है, चले आगे। तो ये आपकी कहानी थी न्यूक्लियर फ्यूजन की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं छोटी सी बात, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन। दोस्तों बिल्कुल उल्टा है उसका, न्यूक्लियर फ्यूजन का। वहां पर क्या था, एक न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट रहा था। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके एक बड़े न्यूक्लियस में, मतलब छोटे छोटे न्यूक्लियस फ्यूज होके, है ना, संलयन होके एक बड़े न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, देखो आप लोग का एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा, मिल गई, एनर्जी मिल गई ना। तो पहली चीज़ तो ये कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो बेसिकली नाभिकीय संलयन क्या है, एक आप लोगों का एक प्रोसेस है जिसमें कोई 2 न्यूक्लियस, 2 नाभिक जुड़ के एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है। 2 छोटे छोटे नाभिक मिलके एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है। प्रॉब्लम ये है, मुझे एक चीज़ बताओ, एनर्जी किससे मिलेगी? पहले तो मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, एक तो नाभिकीय विखंडन, विखंडन का मतलब फ्यूजन, और एक तरफ लिख देता हूँ नाभिकीय संलयन फ्यूजन। मुझे बताओ एनर्जी किससे मिलेगी?
कौन बताएगा? तो विखंडन का मतलब क्या है? जब एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटता है तब आपको एनर्जी मिलेगी, या जब एक दो छोटे छोटे न्यूक्लियस एक बड़े न्यूक्लियस में कंबाइंड हो जाएंगे तब आपको एनर्जी मिलेगी? एनर्जी किस में मिलेगी? एनर्जी किस में मिलेगी? बताइए एनर्जी किस में मिलेगी? तो दोस्तों अगर इस वाले केस की मैं बात करूं तो ये रिएक्टेंट है, यानी ये अभिकारक है, और ये आपका है उत्पाद। इस वाले केस की बात करें तो ये आपका रिएक्टेंट है, अभिकारक है, ये है आपका उत्पाद। दोस्तों जब भी अभिक्रिया होगी तो रिएक्टेंट का मास क्या होता है? आप लोगों का ज़्यादा होता है और उत्पाद के मास में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। और बेसिकली जो मास में कमी आई वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों एनर्जी मिलेगी और यहाँ पर भी आप लोगों को एनर्जी मिलेगी। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताओगे क्या? अभी आपने बताया न्यूक्लियर फ्यूजन में नाभिक के संलयन में दो छोटे छोटे नाभिक मिलके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? अरे क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? लेकिन दोस्तों इसको जोड़ोगे कैसे? क्यों सर? क्योंकि मुझे एक चीज़ बताओ, ये हो गया आपका एटम, परमाणु। परमाणु के अंदर क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। जरा मुझे बताएंगे कि नाभिक में कौन सा चार्ज होगा? इस नाभिक में चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, या न्यूट्रल होता है? इस पूरे नाभिक पे नेट चार्ज कितना होगा इस पूरे नाभिक में? अरे इस पूरे न्यूक्लियस में नेट चार्ज कितना होगा? बताओ कॉमन सेंस लगा के। इस न्यूक्लियस में नेट चार्ज कितना होगा? तो सर इसमें न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी सर इस पे पूरे पे नेट चार्ज आपको क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। लो भैया, इस पे पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव। अब आप लोग मुझे खुद बताओ कॉमन सेंस लगा के कि इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। जब आप लोग इसको पास में लेकर आओगे तो यार ये रिपेल नहीं करेंगे क्या? प्रतिकर्षित नहीं करेंगे क्या? बोलो। देखा था नहीं देखा था हमने? समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। तो यार इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। जब आप लोग इसको पास में लेकर आओगे तो दोस्तों ये तो रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये दोनों तो नाभिक के संलयन तो हो ही नहीं पाएगा इधर, फिर भी हो रहा है। कारण क्या है? कौन बताएगा? चलाओ दिमाग, दिमाग चलाओ। कैसे हो पा रहा है सर? दो छोटे छोटे न्यूक्लियस है, नाभिक है, ये जुड़ के एक बड़े नाभिक में कन्वर्ट हो रहे हैं। बात मान लिया, इसको नाभिक के संलयन बोलते हैं, मान लिया। लेकिन मुझे ये बताओ, नाभिक पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है। जब आप इनको जोड़ने आओगे रिपेल नहीं करेंगे क्या? प्रतिकर्षित नहीं करेंगे क्या? दोस्तों ये चीज़ है ना, ये वाली जो रिएक्शन है इसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है तब जाके होगी। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो यह रिएक्शन पृथ्वी पर नहीं होती है, पृथ्वी पर नहीं होती है। ध्यान रखोगे सर, कहाँ पर होती है? सूर्य पर होती है, सन पर होता है। तो अगर आप लोगों से पूछे सन में कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। वहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के जो एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस नाभिक है, जुड़ के हीलियम के नाभिक में कन्वर्ट हो जाता है और इससे आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो बेसिकली सन में जो एनर्जी है, सूर्य में जो ऊर्जा है, उसका कारण क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन है, नाभिक के संलयन। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपके कोई डाउट हो फिजिक्स में, अभी तक कोई सा भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। अब बताओ, कल से अपन केमिस्ट्री स्टार्ट कर दें? देखो लेट हो गए काफ़ी, कल से केमिस्ट्री स्टार्ट करता हूँ वरना सिलेबस छूट जाएगा तुम्हारा। फिर सैटरडे संडे को जो अपने आएंगे ना, आज क्या वार क्या है? आज बुधवार है शायद। डे कौन सा आज? वेडनेसडे है ना? हाँ, तो कल से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत छोटा सा आप लोगों का चैप्टर था। कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान।
कल से केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, रसायन विज्ञान, और जल्दी से केमिस्ट्री करके फिर बायोलॉजी पे अच्छा खासा टाइम देंगे क्योंकि बायोलॉजी आपकी काफ़ी बड़ी है। तो पहले जल्दी से केमिस्ट्री को निपटाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, जैसे पूरे फिजिक्स को निपटाया है। ओके, सारा पार्ट करा देंगे, टेंशन ना लो। सर यूरेनियम ही क्यों लेते हैं? अच्छा क्वेश्चन है अमन जी। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम लेते हैं क्योंकि इनके विखंडन से एनर्जी आपको ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो वही तो आप लोग यूज़ करोगे, समझ रहे हो बात को। आप पेट्रोल क्यों यूज़ करते हो गाड़ी में? क्योंकि पेट्रोल को जलाने से हमको, पेट्रोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है अच्छी होती है, उसको जलाने पर एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। बायोलॉजी केमिस्ट्री के बाद में, ठीक है। आप देखो बार बार एक ही चीज़ मत करो, ये कराओ पहले, इतने 7,000 बच्चे कोई क्या बोलेगा, तो आप अपना ज्ञान ना दीजिए, मुझे पता है पहले क्या करवाना है। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। डिफरेंट बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी। अरे एम्पलीट्यूड तो ये होता है ना दोस्तों, कितनी और बता दी, आयाम। तो ये इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड आयाम, है ना। जितना फिजिक्स पढ़ाया उतना काफ़ी है, बिल्कुल काफ़ी है। बस आपको एक चीज़ करना है, सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। और भी जो कुछ चीज़ें होती है, मैं शाम को 4 बजे जो टेस्ट लेता हूँ ना, देखो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ें रह जाती है तो मैं क्वेश्चन में, मुझे सब पता रहता है, मैं क्योंकि आपसे बेहतर मैं जानता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पढ़ानी है, कौन सी चीज़ कहाँ पर नहीं पढ़ानी है। कुछ जन इस तरह से बोल रहे हो लिफ्ट वाला, वो मुझे पता है कब कहाँ पर पढ़ाना है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा ना सोचे। आप लोगों को तो बस दोनों क्लास अटेंड करनी है, सुबह 9:30 बजे वाली और शाम को 4 बजे वाली। सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को इन 3 महीने में एग्जाम से पहले सीधे आपके दिमाग में आ जाएगा, आपके नोट्स में आ जाएगा। आप लोग को बस मेहनत करनी है और रोज़ शाम को 4 बजे टेस्ट देना है। इसके लिंक मैंने कमेंट में डाल दूंगा, मैं समझ में आ गया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों। कल से स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग बताइएगा केमिस्ट्री के बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में। ये वाला चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट होता है। इसमें वैसे कुछ ज़्यादा था नहीं है, बहुत छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, हाइड्रोजन बम भी न्यूक्लियर फ्यूजन पे ही होता है दोस्तों। हाइड्रोजन बम भी न्यूक्लियर फ्यूजन पे होता है और एटॉमिक बम आपका न्यूक्लियर फिजन पे। ठीक है, सर थोरियम का भी बताओ। थोरियम का क्या होगा इसमें? यूरेन की जगह थोरियम रख दो, और क्या। सर केपलर थर्ड लो बता दो। अरे सारी चीज़ें बता तो चुका हूँ, केपलर फर्स्ट लो, सेकंड लो, जो चीज़ काम की थी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल परेशान मत हुआ करो आप। और आज हम लोग इतना ही रखते हैं। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता है केमिस्ट्री आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतने रखेंगे। और मैं आपको बता दूं, शाम को 4 बजे टेस्ट मिस करना ना भूले किसी भी हालत में। रोज़ शाम को 4 बजे होता है, मैंने कमेंट में लिंक डाल दी है। और आप लोगों को मिलेगी कैसे ये? वैसे तो सीधे लिंक के माध्यम से पहुंच सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर एग्जाम कैटेगरी आप लोग डाल दें रेलवे एग्जाम्स, सर्च करें नीरज अंगेड़, मुझे फॉलो कर ले। यहाँ पर स्पेशल क्लासेस मिल जाएगी शाम को 4 बजे 4 PM पे। ओके, और ये अगर आप लोग कंप्लीट कोर्स चाहते हो, SSC JEE की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, कंप्लीट कोर्स चाहते हो, तो आप लोग ये अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में जुड़ सकते हैं मेरे साथ में। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, ओपन करें, SSC एग्जाम सेलेक्ट करें। अगर SSC जूनियर इंजीनियरिंग का आपको चाहिए, CGL का, CHSL का, इनकी तैयारी कर रहे हो, गेट सब्सक्रिप्शन करो, ऑप्शन आ जाएगा 12 महीने 24 महीने। बेस्ट है, आप लोग 24 महीने का ले सकते हो। पूरे 9,600 का है। एंटर रेफरल कोड आप लोग डालोगे, इसमें नीरज 11, 1 साल का 5400 और 2 साल का आपका 6,480 का ये पड़ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।